हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर राजन सर और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं मल्टीपल फिजन। प्रीवियस पार्ट में हमने यहां तक कवर किया था। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से इसे पढ़ पा रहे होंगे। कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट कर देना। तो आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल फिजन इन अमीबा। मैंने आपको बताया था कि फेवरेबल कंडीशन के अंदर अमीबा बाइनरी फिजन करता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये मल्टीपल फिजन से अपना रिप्रोडक्शन करता है। तो ये एक हार्ड सिस्ट बना देता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, इसमें 3 to 4 लेयर्स होती है, इसे हम सिस्ट वॉल कहते हैं और इस प्रोसेस को हम एनसिस्टेशन कहते हैं। तो ये है मल्टीपल फिजन इन अमीबा। समटाइम इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग सिंगल सिस्ट अमीबा प्रोड्यूस नंबर ऑफ स्पोर्स एनसिस्ट अमीबी। द फिनोमिना इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। मेरे कहने का मतलब है एनसिस्टेशन और स्पोरुलेशन दोनों मल्टीपल फिजन है और ये अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। मल्टीपल फिजन इन अनसिस्ट अमीबा, इस तरीके से ये फिजन करता है। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में भी होता है, जो एक मलेरिया पैरासाइट है, आप सब जानते हैं। ये स्पोरोजोआ है, ये नॉन सिलिएटेड नॉन फ्रिलेटेड प्रोटोजोआ है और इसके अंदर भी मल्टीपल फिजन से रिप्रोडक्शन होता है। यही कारण है कि मलेरिया का जब इन्फेक्शन होता है पेशेंट में तो वो बहुत जल्दी बेड रेस्ट पे पहुंचा देता है, क्योंकि इतना फास्ट प्रोडक्शन होता है इसका। ओके, तो इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। अगला हमारा टॉपिक है, अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके जो बच्चे होते हैं प्लाज्मोडियम के, जो इन्फेक्शियस होते हैं, वो पहला स्टेज स्पोरोजॉइट और बाद में जो डेंजरस होती है वो मीरोजॉइट्स। तो ये टर्म्स है, ये हम मलेरिया साइकिल में आगे डिस्कस करेंगे। एक टर्म है प्लाज्मोटोमी, मैंने आपको बताया था, ये भी मल्टीपल फिजन ही है, लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट में होता है, लाइक जेंट अमीबा, इनके अंदर ये होता है, ये प्लाज्मोटोमी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बडिंग। आप सब जानते हैं बडिंग इज स्मॉल आउटग्रोथ विथ प्रोड्यूस ऑन पेरेंट बॉडी एंड ऑन ग्रोइंग बिकम मैच्योर इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। इट मोस्टली सीन इन ईस्ट एंड हाइड्रा। तो पहले हम देख रहे हैं ईस्ट के अंदर देखिए, आप डायग्राम देखो, ये है, ये ईस्ट है। पहले इसमें वैक्यूल न्यूक्लियस होकर रखा है, न्यूक्लियस ग्रो कर रहा है, इसके बाद में एक बर्ड बन रही है, बर्ड मैच्योर हो रही है और फिर ये डिटैच हो जाएगी। तो ये बडिंग इन ईस्ट। इसी तरीके से ये बडिंग है आपका एक्सटर्नल बडिंग इन साइकॉन, साइपा, ये स्पंज है और इसके अंदर देखो साइड में एक बर्ड बन रही है और ये बाद में मैच्योर होकर डिटैच हो जाएगी। तो बडिंग में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, हाइड्रा, ईस्ट और ये जो आपका साइकॉन है, इन सब के अंदर एक्सटर्नल बडिंग है, लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे जेम्यूल नाम की स्ट्रक्चर जिसमें इंटरनल बडिंग्स होती है। ये देखो, ये हाइड्रा का है बडिंग। हाइड्रा में भी एक आउटग्रोथ बन रही है, आप देख रहे हो, डेवलपिंग आउटग्रोथ, और बाद में ये डिटैच होके नया अमीबा बन रहा है। बडिंग इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर बडिंग हम देख रहे हैं, एक्सोजिनस एक्सटर्नल बडिंग अभी अपन ने डिस्कस किया, हाइड्रा, ईस्ट और इस साइकॉन के अंदर थी। अब हमारे पास आता है एंडोजिनस इंटरनल बडिंग, जिसे हम जेम्यूल्स कहते हैं। ये भी स्पंज के अंदर, स्पंज जिला के अंदर देखा जाता है। इसके अंदर देखो, इसकी बॉडी के अंदर बर्ड्स बन रहे हैं जिसे हम जेम्यूल्स कहते हैं। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम बडिंग, बडिंग में भी इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ। बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। एक टर्म होती है स्ट्रोबुलेशन, ये टीनिया और टैपवर्म में होता है। तो स्ट्रोबुलेशन भी एक सेक्सुअल ऑक्शन का रिप्रोडक्शन का एक मोड है, वो हमारे ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फिलामेंटस बॉडी, टूट के अलग अलग टुकड़े जिसमें न्यूक्लियस होता है वो ग्रो करके होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। इट मोस्टली सीन इन ग्रीन एल्गी लाइक इलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। लेकिन ये स्टारफिश, स्पंज, स्पायरोगायरा, फंगस, राइजोपस, ब्रायोफाइट में रिक्सिया मार्केंटिया, इनमें भी होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, नीट के लिए सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब टूटना है, छोटे छोटे टुकड़े होना है। नाम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सब समझ रहे हो। एग्जाम्पल एक एक याद कर लेना। स्पंज, स्टारफिश, स्पायरोगायरा, इलोथ्रिक्स, रिक्सिया मार्केंटिया, ब्रायोफाइट, राइजोपास, फंगस, ये सारे के सारे फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल है। बट इंपॉर्टेंट इज दैट ईच फ्रेगमेंट शुड हैज न्यूक्लियस। गैमा कफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्रोपोग्यूल्स है। प्रोपोग्यूल उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिससे प्रोपोगेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये भी पेरेंट बॉडी से डिटैच होके नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। मार्केंटिया के अंदर देखा जाता है, रिक्सिया मार्केंटिया, ब्रायोफाइट है, आपको मैंने अभी बताया। तो ये था हमारा गैमा कफ, हम टाइडोफाइट में डिस्कस करेंगे। आर नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है रीग्रोथ ऑफ इंजर्ड रीजन। अब इंजर्ड रीजन से पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो रहा है तो इसे मॉर्फोलैक्सिस कहते हैं।
और अगर पार्शियल होता है तो इसे एपीमॉर्फोसिस कहते हैं। ये दो नई टर्म्स है आपके लिए, बी केयरफुल। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। रीजनरेशन इज रीग्रोथ इन इंजर्ड रीजन। रीजनरेशन इज ऑफ टू टाइप, मॉर्फोलेक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोलेक्सिस, द होल बॉडी ग्रो फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट. It is type of asexual reproduction, is found in sponge hydra planaria, but most important example is planaria. So be careful. हाइड्रा में इसको अब्राहम ट्रेम्बले नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया। ये देख लो, ये है एपीमॉर्फोसिस। इसका मतलब होता है पूरा ऑर्गेनिज डेवलप नहीं होगा, उसका छोटा सा टुकड़ा होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रोकन टेल ऑफ वॉल लिजार्ड। हमारे ह्यूमन स्किन, लीवर में भी यही टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। अगला टर्म है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, ऑल्सो नॉन एज स्पोरुलेशन। इसके अंदर छोटे छोटे सिंगल सेल्ड स्पोर होते हैं जिनके ऊपर थिन और थिक वॉल्ड होती है, और इन्हें हम प्रोपेग्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है इनसे। अब देखो, अब हमारे पास टर्म आती है कि स्पोर या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे। तो जिनमें फ्लैजिला होंगे वो मोटाइल होंगे, तो मोटाइल स्पोर को हम जू स्पोर कहते हैं। जू एनिमल्स को कहते हैं और ऑल एनिमल मूव करते हैं, मतलब मूव करने वाले स्पोर को हम जू स्पोर कहते हैं। ओके, नॉन मोटाइल स्पोर भी होते हैं, और नॉन मोटाइल स्पोर को हम या तो स्पोरेंजियोफोर कहते हैं या कॉनिडिया, ओइडिया, एप्लेनोस्पोर, एकाइनाइट ऐसी टर्म यूज़ करते हैं। ओके, जू स्पोर क्लेमाइडोमोनास में बनता है और जू स्पोरेंजिया के अंदर बनता है। ये मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फाइकोमाइसिटीज जैसी लोवर फंगस में भी होता है, जिसका एग्जांपल एल्बुगो है, येलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, इन सब के अंदर जू स्पोर प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी द डायग्राम। ये देखो, आपको ए पार्ट दे रखा है, ये क्लेमाइडोमोनास के जू स्पोर है। आप देख रहे हैं इनके दो फ्लैजिला है और ये स्विम कर सकते हैं। ये आपका जो सेकेंड पार्ट आपको दिख रहा है, ये है कॉनिडिया। ये पेनिसिलियम नोटेटम है जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन करी थी। ये एक्सटर्नल एक्सोजीनस फॉर्मेशन है, जबकि ये जूस्पोर एंडोजीनस फॉर्मेशन है, और ये नॉन मोटाइल है क्योंकि आपको इसमें फ्लैजिला नहीं दिख रहा है। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम फंगस में है। आप नीचे देखो, स्पोरेंजिया उसको बोलते हैं जिसमें स्पोर बनते हैं। स्पोरेंजियोफोर वर्ड हम उस स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं जिसमें स्पोर होते हैं। ये ओइडिया है, ओइडिया भी फंगस के अंदर होता है। क्लेमाइडोस्पोर नाम के स्पोर भी होते हैं। तो डायग्राम से ही आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। जूस्पोर, कॉनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर, ओइडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर, these all are different type of spore and reproduction by these spore is called sporulation or spore formation. These may be motile or non-motile. Only zoospore is motile, other or rest all are non-motile. Be careful. एक एक डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया मैंने। कॉनिडिया, जो कॉनिडिया होता है वो पेनिसिलियम में बनता है और कॉनिडिया नॉन मोटाइल है। कॉनिडियोफोर वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें कॉनिडिया बनते हैं, और मैंने आपको बताया बाहर बनते हैं ये शरीर के, इसलिए इसका नाम है एक्सोजीनसली फॉर्मेशन। क्लेमाइडोस्पोर एगेरिकस नाम के फंगस में बनता है। ये थिक वॉल्ड है, जबकि आपने देखा क्लेमाइडोमोनास अलग है, क्लेमाइडोस्पोर अलग है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर वॉल नहीं थी स्पोर के ऊपर, ये थिक वॉल्ड है। ओइडिया, ये भी एगेरिकस नाम के फंगस में बनते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर, ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं इसलिए एंडोस्पोर कहते हैं। ये भी नॉन मोटाइल है, ये म्यूकर राइजोपस के अंदर बनते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन में सारा कोर्स कराना है। आप मुझे कंटिन्यूस फॉलो करते रहना। आप वीडियो को बार बार देखना, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो। मैं एक्चुअली रिपीटर के हिसाब से अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप अगर न्यू स्टूडेंट है तो भी आप इसको कैच कर सकते हैं, ज़्यादा भी फास्ट नहीं है। आप मेरा एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, फिर कहीं से भी क्वेश्चन कर लेना, आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से प्लांट का बनना। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है रूट, लीफ, स्टेम। कई बार इसको बर्ड ट्यूबर राइजोम के नाम से भी जानते हैं हम। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि वेजिटेटिव वो पार्ट होता है जो गैमेट्स नहीं बनाता, उसे वेजिटेटिव कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में हम बात करें तो हमारे हाथ पांव तो है सोमेटिक या वेजिटेटिव ऑर्गन, और हमारे टेस्टिस ओवरी है जनरेटिव ऑर्गन। तो स्पर्म और ओवम तो हुए जनरेटिव स्ट्रक्चर, और हाथ पांव मुंह हुए वेजिटेटिव। प्लांट के अंदर हम वेजिटेटिव यूज़ करते हैं, एनिमल में हम सोमेटिक वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब होता है जब प्लांट नॉन जनरेटिव पार्ट से अपना रिप्रोडक्शन करता है। ये दो डायग्राम दे रखे हैं, ट्यूबरस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया। रूट के टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे।
ट्यूबर नाम की स्ट्रक्चर हम पोटैटो के लिए यूज़ करते हैं। पोटैटो एक ही एग्जाम जो मैंने मार्क कर रखे हैं वही याद करो, इतना इंपॉर्टेंट है आपके। बल्ब नाम की स्ट्रक्चर, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, गार्लिक और अनियन के अंदर होती है। आप देखते हैं ट्यूबर का मतलब गांठ होता है, आलू एक गांठ की तरह होता है, नोड की तरह, और जो बल्ब होता है हमारे लाइट का, उसी शेप के ऑनियन और गार्लिक होते हैं। तो एग्जाम्पल ऐसे निमोनिक से याद रखना। ये डायग्राम देख लो, ये पोटैटो बता रखा है और आप देखो इस पर आईज बता रखे हैं जिसे हम नोड्स कहते हैं। अगर ये आईज होगी उस टुकड़े में जो आप उगा रहे हो जमीन में तो ही आलू उग पाएगा, नहीं तो नहीं उगेगा। ये आपको शो कर रखा है, आप देख लो डायग्राम सबके। ये सब इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम देख के क्वेश्चन आ सकता है, तो डायग्राम को अच्छे से केयरफुली देख लेना। ये देख लो आप, ये सकर्स वगैरह है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। आप ये देख लो हमने डायग्राम में क्या डिस्कस किया है। स्टेम ट्यूबर ऑफ पोटैटो, फिर हमने ट्यूनिकेट बल्ब ऑफ ऑनियन, कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया, राइजोम ऑफ जिंजर एंड सकर ऑफ मिंट पुदीना, ये हमने यूज़ किया है। अगला हमारे पास टर्म है कॉर्म। तो कॉर्म होता है जमीकंद और कोलोकेशिया में। राइजोम होता है बनाना, जिंजर और टर्मेरिक में। ये सब क्या थे? अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब हमारे पास आता है सकर्स। सकर का एग्जाम्पल है मिंट एंड क्रिसैंथेमम। ओके, तो ये सब हमने पढ़े अंडरग्राउंड स्टेम के अलग अलग स्ट्रक्चर के नाम जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। वापस एक बार रिकॉल कराता हूँ, देखो याद रखने का तरीका। ट्यूबर का मतलब गांठ लाइक, ट्यूबर लाइक मतलब पोटैटो ट्यूबर के लिए वर्ड यूज होता है। बल्ब, ऑनियन एंड गार्लिक बल्ब जैसे नजर आते हैं, याद हो जाएगा। कॉर्म, सीओ से सीओ याद रखना, कोलोकेशिया जमीकंद। राइजोम तो आप ध्यान रखो, बनाना, जिंजर, टर्मेरिक। ये अगर अपन दूध में पिला दे किसी को तो लोग राजी हो जाते हैं, राजी से राइजोम याद रखना। बनाना शेक पिलाओ, अदरक वाली चाय पिलाओ, हल्दी वाला दूध पिलाओ, लोग राजी हो जाते हैं, इससे याद रखना राइजोम। सकर्स, मिंट में इतनी फ्रेग्रेंस होती है पुदीना में कि हमें शक हो जाता है कि ये पुदीना है, शक्कर से शक करके याद रखना। अब हमारे पास आता है सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम, मतलब आधे हवा में आधे अंदर। तो हमारे पास इसका पहला एग्जाम्पल है रनर। देखो इसके टाइप है रनर, स्टोलन, ऑफसेट। ये तीनों सब एरियल स्टेम है। बहुत बार बच्चे यहीं फंस जाते हैं कि अंडरग्राउंड एक सब एरियल है कि कंप्लीट एरियल है। तो सब एरियल के एग्जाम्पल है रनर, स्टोलन, ऑफसेट। मीनिंग का तो सबका एक ही मतलब है कि ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन ध्यान रखना ये ज़मीन के अंदर है कि बाहर है, ये स्टेम है कि रूट है कि लीफ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रनर का एग्जांपल है लॉन ग्रास, जो हम लॉन बनाते हैं, घूमते हैं, हमारा गार्डन होता है ग्रीन कलर्ड का, वो उसे साइनोडॉन या दूब घास कहते हैं, आप सब जानते हो। ये रनर्स है बिकॉज दे रन अंडर द ग्राउंड, इसलिए इनका नाम पड़ा रनर्स। और याद रखने का तरीका है ऑक्सेलिस में ऑक्स बैल होता है और बैल रन करता है, इसे याद रखना। अगला हमारे पास स्टोलॉन का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी इतना स्वादिष्ट फ्रूट है कि इसको कोई भी स्टॉल कर सकता है, चुरा सकता है, ऐसे याद रखना। ऑफसेट, आइकोनिया और पिस्टिया, ये दो ऐसे मानो कि दो लड़कों के नाम है और इनका मूड कभी भी अपसेट हो सकता है, ऑफ हो सकता है। सो यू कैन लर्न लाइक दिस निमोनिक्स। ऑफसेट, पिस्टिया एंड आइकोनिया कैन बी अपसेट। आइकोनिया को हम वाटर हैसिंथ कहते हैं, इसको हम आगे बताऊंगा। पिस्टिया को हम वाटर लेट्यूस कहते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर से देख लो, रनर ग्रास कैसे रन करती है अंडरग्राउंड स्टेम में। दूसरा आप स्ट्रोलॉन ऑफ स्ट्रॉबेरी है और तीसरा आपका डायग्राम ऑफसेट ऑफ वाटर हैसिंथ है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। अगला है एरियल स्टेम, वो स्टेम जो पूरी तरह हवा में रहता है। तो आपने अपुंसिया देखा होगा कैक्टस, उसका फ्लैशी स्टेम लीफ जैसा हो जाता है, उसे फिलोक्लेड कहते हैं। मॉर्फोलॉजी में ये भी टर्म है और बहुत बार नीट में आया हुआ है, फिलोक्लेड। अ फ्लैशी लीफ लाइक स्टेम इज कॉल्ड फिलोक्लेड दैट फाउंड इन अपुंसिया। अपुंसिया इज टोटली एरियल स्टेम। लीफ से कौन रिप्रोडक्शन करता है? बिगोनिया एंड ब्रायोफिलम लीफ से रिप्रोडक्शन करते हैं, सो ध्यान रखना। एडियंटम कॉर्डेटम नाम का एक वॉकिंग फर्न है, ये फर्न है और ये भी रिप्रोडक्शन कैसे करता है? लीव से, सो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली टर्म हमारे पास बल्बिल। ये बल्बिल ऑक्जेलिस अगेव पाइनएप्पल नाम के प्लांट में होता है, पाइनएप्पल को अनानास भी कहते हैं। ये बल्बिल है, बल्ब नहीं है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना। ये भी फ्लैशी लीव्स है, ध्यान रखना। ये देख लो डायग्राम,
ये आपका लीप ऑफ ब्रायोफिलम है, लीप बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की लीप से कैसे बर्ड होकर नया प्लांट बनते हैं। बल्बिल ऑफ अगेव, अगेव के बल्बिल का डायग्राम है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ABC का नाम बताओ एग्जाम में, ध्यान रखना। ये यूट्रिकोलेरिया जिसमें टूरियन है, टूरियन भी एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस। ये रिटूरियन, अ टूरियन इज स्वोलन बट विच कंटेन मच स्टोर फूड, ये भी एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। वाटर एसिंथ के बारे में देख लो थोड़ा सा, आइकॉर्निया क्रेसिपस जो आप देख रहे हो, हर जगह समुद्र के ऊपर कोई भी पेड़ पौधे छोटे छोटे ग्रासेस लाइक समुद्र को कवर किया हुआ पौधा आपको दिखता है जो पूरी सरफेस को ढक लेता है, वो वाटर एसिंथ है, आइकॉर्निया क्रेसिपस है। इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं क्योंकि बे ऑफ बंगाल में इसने आतंक मचा रखा है, इसने बहुत ज़्यादा ग्रो कर रखी है, अंदर की फिशेज वगैरह मर गई है, एल्गल ब्लूम जनरेट करता है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ध्यान रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये एक एक्वेटिक प्लांट है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इनवेडिंग वीड है। वीड का मतलब नॉन अनवांटेड प्लांट, नॉन वांटेड प्लांट को कहते हैं। इनवेडिक का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से फैलना, आपको पता इन्वेसिव और इनवेडिंग कैंसर के लिए भी वर्ड यूज होता है। ये स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है, मूव करते हुए में नहीं, एकदम रुके हुए पानी में। ये ऑक्सीजन ले लेता है सारे समुद्र में से, वाटर में से, और उससे फिशेज वगैरह की डेथ हो जाती है। इस प्लांट को हमारे भारत के अंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स के लिए लाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपने भारत में लाया ही क्यों जब ये आतंक है। तो आतंकवादियों को लाता कौन है, वो तो आ ही जाते हैं, आप जानते ही हो। अभी प्रेजेंट टाइम में जो भारत में कंडीशन चल रही है वो आप लोगों को कल का फ्यूचर दिखा रहे हैं आपको। आप समझ सकते हो कि इसमें एक विशेष प्रकार का जो समुदाय, सारे आतंकवादी है, विशेष प्रकार का क्या, तो वो क्या कर रहे हैं, आप लोग समझदार हो, मुझे ज़्यादा यहाँ नहीं बोलना चाहिए, टाइम वैसे भी कम है। अब हम पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर। देखो ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब हम आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट को हमारे पर्पस के लिए ग्रो कराते हैं तो हम उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट सीडिंग ऑफ सीड, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो कौन होगा आर्टिफिशियल, किससे करोगे, रूट स्टेम लीफ किसी से भी आप कर सकते हो। और इसके बहुत तरीके हैं। पहला कटिंग, आप प्लांट का एक पार्ट कट कर दो और कट करके उसको उगा दो। एग्जाम, इसमें उगाने के लिए आपको इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थेलो एसिटिक एसिड, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेप्थेलिन एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड दोनों ऑक्सीजन है ये। तो ऑक्सीजन आपको पता प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसकी ज़रूरत पड़ती है इनिशियल रूटिंग शूटिंग में। रूट कटिंग करके अगर आप उगाते हो तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लेमन एंड ऑरेंज। अगर आप स्टेम को कट करके उगाते हो तो इसका एग्जाम्पल है ग्रेप एंड चाइना रोज। अगर आप लीफ को कट करके उगाते हो तो स्नेक प्लांट, जिसे सिनेरिया कहते हैं। अगर आप लेयरिंग करते हो, अगर प्लांट का एक पार्ट को ज़मीन में गाड़ देते हो और उसके ऊपर पानी डालते रहते हो तो रूटिंग हो जाती है, उसे कहते हैं लेयरिंग। अब सॉइल लेयरिंग में भी दो पार्ट है, देख लो। पहला है हमारा माउंड लेयरिंग, का मतलब होता है छोटे प्लांट में जैसे एप्पल, जैस्मीन, उनकी एक टहनी ब्रांच को लेके ज़मीन में डाल लो और उसके ऊपर पानी और वो डालते रहो आप, तो वो थोड़ी देर में रूटिंग कर देगा, फिर आपको मदर प्लांट से इसको डिटैच कर दो। एक होता है लंबे प्लांट में। लंबे प्लांट में आप एग्जांपल देखोगे तो चाइना रोज़, गुआवा, ऑरेंज, लेमन, ये गुटी है, इसे गुटी कहते हैं। एयर लेयरिंग मतलब हवा में लेयरिंग कर रहे हो आप। जो प्लांट थोड़े ऊंचे हैं उनको हवा में ही उसके ऊपर बोरी टाइप बांध लेते हैं, पानी से भिगोते रहता है, रूटिंग हो जाती है, उसे कहते हैं गुटी। तो गुटी एंड माउंड लेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। डायग्राम देख लो, ये आपका है माउंड लेयरिंग, अच्छे से देख लो, ये माउंड लेयरिंग है, कैसे होती है, 3 स्टेप्स है। और ये देख लो गुटी है, एयर लेयरिंग। रूटिंग दिख रहे हैं आपको, एडवेंटिशियस रूट बन रही है। और ये है आपका हवा में कैसे हम प्लांट को डुप्लीकेट करते हैं। फिर हमारे पास आता है नया टर्म ग्राफ्टिंग। प्लांट का एक पार्ट दूसरे के ऊपर जोड़ते हो तो उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। जो पार्ट आप जोड़ रहे हो उसे कहते हैं ग्राफ्ट और सियॉन, और जो नीचे वाला पार्ट है रूट वाला या अंडर स्टॉक, उसे स्टॉक या रूट स्टॉक या अंडर स्टॉक कहते हैं। मतलब ये बेस वाला पार्ट स्टॉक है और जो ऊपर जोड़ रहे हो वो सियॉन है। दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। बर्ड ग्राफ्टिंग क्या होता है, ये भी एक छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको ग्राफ्ट करते हैं, देख लो, ये बर्ड ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल है। एक हमने कट मारा प्लांट के अंदर और उसमें एक छोटी सी बर्ड, ये देखो बर्ड दिख रही है, इसको हमने यहाँ पे
इसके अंदर बांध दिया है बैंडेज से और उसके बाद में ये ग्रो कर जाएगा। ये देख लो। और दूसरे टाइप से ग्राफ्टिंग के आप कितनी तरीक़ों से ग्राफ्टिंग कर सकते हो। टंग शेप का अगर कट लगाते हो तो टंग ग्राफ्टिंग, अगर क्राउन शेप का लगाते हो तो क्राउन ग्राफ्टिंग, अगर वेज ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग साइड में लगाते हो तो अप्रोच ग्राफ्टिंग, अगर आप दो प्लांट को अप्रोच करके बांधते हो। अप्रोच, साइड ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग, बस नाम ध्यान रखना। अब हमारे पास टर्म आता है माइक्रो प्रोपोगेशन। मैं आधे घंटे का वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, फिर अपलोड नहीं होता है, फिर अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। माइक्रो प्रोपोगेशन इज अनदर नेम ऑफ टिश्यू कल्चर। आप जानते हो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम हाईली मेरिस्मेटिक सेल जो रूट शूट अपेक्स होती है उसको निकालते हैं, उसको बैलेंस कल्चर मीडिया में एंटीसेप्टिक मीडिया डाल के हम टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको ग्रो कराते हैं। इनिशियल जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास बनता है सेल का उसे कैलस कहते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल? मीन सेल नॉट डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म अ पर्टिकुलर पार्ट लाइक रूट, लीफ, स्टेम, उसे हम कैलस कहते हैं। इसमें जितने आप इसके टुकड़े करोगे इतने पूरे प्लांट बनेंगे। हमारा जो ह्यूमन का जो जाइगोट होता है जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद 4 सेल स्टेज तक भी वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। उसके जितने टुकड़े करो उतने बच्चे बन जाते हैं। तो आप देखते हैं कई बार 2, 4, 5, 8 बच्चे भी बन जाते हैं, वो होते हैं उसके टुकड़े करने से। ये हम विलफुल तरीके से भी कर सकते हैं और नेचुरली किसी जर्क से भी हो जाते हैं। ये देखो डायग्राम सेटअप है माइक्रो प्रोपोगेशन का। आपने कैलस लिया, देखो कैलस ने एम्ब्रियो की तरह अपना एक नया फॉर्म जनरेट किया, फिर आगे प्लांटिलेट बन गया है। कैलस देन एम्ब्रियो देन प्लांटिलेट, ये सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है। प्लांटिलेट स्मॉल प्लांट, कैलस अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मास। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है? तो 3 मैंने मार्क कर रखे हैं, देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी एंड डिजीज फ्री प्लांट। ये 3 पर्पज़ के लिए हम इसको करेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? इजीली डिकेड, अगर थोड़ा सा इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन हुआ तो ये मर जाएंगे। वेरिएशंस नहीं है तो ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे या नई स्पीसीज जनरेट करने में मदद नहीं करेंगे। डिस्पर्जल भी नहीं होगा इनके प्रोपोग्यूल का, क्योंकि बीज पॉलन की तरह ये उड़ के भी नहीं जा सकते, तो इनका प्रोपोगेशन थोड़ा स्लो होगा। इनमें वेरिएशन नहीं है तो एवोल्यूशन नहीं होगा, नई स्पीसीज नहीं बनेगी। इनका पार्ट होगा वो इजीली डिकेड हो जाएगा। मैंने वीडियो की स्पीड बनाए बिना ही मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। अब हमारे पास टर्म आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जस्ट इंट्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इफ़ गैमेट्स आर फॉर्म एंड देयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन वी कॉल इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो नॉन एज सिनजेनेसिस और ऑल्सो नॉन एज एम्पीमिक्सिस और एम्पीगोनी। इन सब का मतलब होता है गैमेट बनना और उनका फ्यूज होना। एम्पीमिक्सिस, एम्पीगोनी, सिनजेनेसिस ऑल आर टर्म यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एक पेरेंट से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। बी केयरफुल, उसे यूनिपेरेंटल, बाई पेरेंटल दोनों कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 4 प्रोसेस। कौन कौन सी? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, जिसे हम गैमिट्स कहते हैं। गैमिट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ध्यान रखना है। तो फिर जो गैमिट मदर सेल्स होती है, जो हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया, जो टेस्टिज और ओवम होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, गैमिट हैप्लॉइड होते हैं, तो मियोसिस कराना पड़ता है, मियोसिस से बनते हैं। अब बनने के बाद क्या होगा? गैमेट का फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बनने की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा जाइगोट में और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। फिर क्या होगा? जब एम्ब्रियो ग्रो करेगा, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो व्हाट यू लर्न फ्रॉम प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? गैमेटोजेनेसिस, fertilization, embryogenesis and development. These four stages or process takes place in sexual reproduction. Characteristics क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक है ये यूजुअली बाई पेरेंटल है, लेकिन मे बी यूनिपेरेंटल इन केस ऑफ अर्थवर्म, टीनिया, हाइड्रा एक्सेट्रा। गैमेट्स बनेंगे, मीन्स गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ऑब्वियसली गैमेट बने तो फर्टिलाइजेशन होगा। इट इन्वॉल्व बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस। आप जानते हो गैमेट बनते टाइम मियोसिस हुआ है, पर जाइगोट का डेवलपमेंट में जो डिवीजन हो रहा है वो माइटोसिस है। डॉटर ऑर्गेन इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। वेरिएशंस आ गई क्योंकि दोनों पेरेंट का डीएनए मिक्स हुआ है दोनों गैमेट के कारण, आप सब जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड एज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
से ये थोड़ा धीमा प्रोसेस है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिसिटी ज़्यादा है। ओरिजिन ऑफ सेक्स, ये एक्चुअली दुनिया में मेल फीमेल क्यों बने, तो अनफेवरेबल कंडीशंस को सपोर्ट करने के लिए दो मेल और फीमेल पास में आए और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। 3 तरीके के गैमेट्स होते हैं, अगर शक्ल में शेप में एक जैसे होते हैं, शेप साइज मोटिलिटी में, तो उसे आइसोगैमस कहते हैं। अगर आइदर मोटिलिटी और शेप में डिफरेंस होता है तो उसे एनाइसोगैमस कहते हैं। और शेप और मोटिलिटी दोनों में डिफरेंस है, मतलब हाईली डिफरेंशिएटेड, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो उसे oogamous कहते हैं। एग्जाम्पल हम आगे देखें। सिनगैमी क्या है? फर्टिलाइजेशन का नाम ही सिनगैमी है। मेल और फीमेल के गैमेट को फ्यूज होने को सिनगैमी कहते हैं। अब देखो इधर आप देखते हैं जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पे रहते हैं उसमें मेल के पास एक सेक्स ऑर्गन होता है जिसे कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं, जिसे पेनिस कहते हैं। मेल अपने गैमेट्स पेनिस की हेल्प से फीमेल की बॉडी के अंदर डालते हैं, अंदर जाके फ्यूजन होता है, इसलिए इसका नाम है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और एंडोगैमी। व्हेन फ्यूजन ऑफ बोथ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट, तो ये यूनिपेरेंटल है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसका एग्जाम्पल है टीनिया टैपवर्म। टीनिया हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, हर्माफ्रोडाइट उसको बोलते हैं जिसके अंदर दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। प्लांट के केस में इसको हम मोनोसेक्स बोलते हैं और हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। हम ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल है, लेकिन कुछ अर्थवर्म जैसे टीनिया जैसे हाइड्रा जैसे स्पंज जैसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बता दिया पहले वाले पार्ट में, थोड़ा उसको वापस से रिपीट करूंगा आगे। एक्सोगैमी का मतलब होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जब 2 पेरेंट मिलकर बच्चा बनाते हैं तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स। हम लोगों का ह्यूमन बीइंग में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि मेल और फीमेल दोनों क्रॉस होते हैं। ये बाई पेरेंटल कंडीशन है, रैबिट ह्यूमन काऊ वगैरह सब। डायोसियस या यूनिसेक्सुअल एक ही मतलब है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डायोसियस मोनोसियस में कंफ्यूज होते हैं। डायोसियस का मतलब है 2 है जो गैमेट को बियर कर रहे हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल का नाम डायोसियस है। ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत करना। ये जो है मोनोसियस ये बाइसेक्सुअल है, इसको याद रखना, मोनी बाई, इसे आपको याद रह जाएगा। अब देखो सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन मैंने बता दिया। टीनिया टैपवर्म हाइड्रा स्पंज अर्थवर्म इन सब के अंदर होता है। और क्रॉस होता है कॉकरोच, अर्थवर्म, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। अब देखो एक टर्म और ध्यान से सुन लो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सुन लो। मैं यहीं तक इस चैप्टर को आज क्लोज करूँगा, आगे हम कंटिन्यू बाद में करेंगे। देखो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं उनमें मेल पार्टनर के पास पेनिस होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं, जिससे वो गैमीट फीमेल के अंदर डालता है और उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्योंकि जाइगोट फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है। अधिकतर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे लैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैं ये जो आपको शो कर रहा हूँ ये नहीं, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसमें मेल फीमेल गैमेट पानी के ऊपर डाल लेते हैं और फीमेल की बॉडी में अंदर नहीं बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट्स सीन इन मोस्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो फिशेस के अंदर होता है, एम्फीबिया के अंदर होता है, उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। रेप्टिलिया, एब्स और मैमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आज हम इतना ही यहीं कवर करते हैं चैप्टर को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आएगा। कहीं थोड़ा ब्लरिंग हो तो आप एडजस्ट कर लेना। थोड़े दिन में स्टूडियोज आ जाएगा, लॉकडाउन खुलती फिर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जो हाईली मैग्नीफाइड लेंसेज और कैमराज आ जाएगा, तब ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अभी पढ़ते रहो, आपके पास समय कम है। जो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।